बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। सेना देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात है और हमारे राजनीतिक दलों के बीच सेना पर संग्राम छिड़ा हुआ है। चुनाव प्रचार में सेना को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। विपक्ष मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर हमलावर है और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल ने बुधवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बार फिर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दो तरह के सैनिक बनाए हैं, एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित के बेटे और दूसरा अमीर घर के बेटे। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों को मजदूरों में बदल दिया है। आज सेना में कोई भर्ती नहीं होना चाहता, इसका कारण अग्निवीर योजना है। उन्होंने कहा कि 4 जून को हमारी सरकार बनते ही इस योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब राहुल गांधी के बयान पर गुरुवार को पीएम मोदी ने पलटवार किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल सेना को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस सेना का मनोबल गिराना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि 1962 में चीन से हार में एक परिवार जिम्मेदार है और उस हार के लिए जिम्मेदार वो परिवार आज भी हमारी सेना को नीचे दिखाने के मौके ढूंढता रहता है। दरअसल मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर इंडिया गठबंधन हमलावर है और इस पर वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को हिदायत दी है कि वो भारतीय सेना पर कोई टिप्पणी करने से पहले संभल कर बोले। आयोग ने कांग्रेस प्रमुख खड़गे को भी निर्देश दिया कि वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में रक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़े किसी भी राजनीतिक प्रचार में शामिल होने से बचें और रक्षा बलों की सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में संभावित विभाजनकारी बयान न दें। तो अब सेना पर सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। लगातार चुनाव आयोग के डांटने फटकारने पर भी, सख्त होने पर भी, सख्त निर्देश, सख्त नोट जारी करने के बाद भी ये राजनीतिक दल सुधरने को तैयार नहीं है और सेना भी अब इनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनती नजर आ रही है। अब अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर से इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी जा रही है साफ तौर पर इस बात को दोहरा रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, इसे लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि सेना भी इसका विरोध कर रही है। सेना खुद नहीं चाहती कि इस तरह की कोई योजना लागू की जाए। आप 2 तरह के सेना में लोग भर्ती करना चाहते हैं। एक को अधिकारी बनाकर रखना चाहते हैं जिसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अग्निवीरों को न पेंशन मिलेगी, न किसी तरह की सुविधा दी जाएगी, ना उन्हें एक तरह से देखा जाए तो शहीद घोषित किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे मुद्दे अब अग्निवीर योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर लगातार उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस मुद्दे को चुनावी मैदान में खींच कर ले आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जब निशाना साधा तो साफ तौर पर इस बात को दोहराया कि 1962 में चीन से हार में एक ही परिवार जिम्मेदार है और उस हार के लिए जिम्मेदार वो परिवार आज भी हमारी सेना को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर इंडिया गठबंधन कई वक्त से हमलावर है। जब से इस योजना को धरातल पर उतारा गया है, धरातल पर लाया गया है, कई अग्निवीरों को जब से एडमिट कार्ड से लेकर तमाम अग्निवीर बनाए गए हैं, तब से ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। लेकिन चुनावी माहौल है, 2024 के चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों का चुनाव अभी और बाकी है। ऐसे में लगातार अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह का घमासान पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर जताता है कि अब ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है
ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को हम फाड़ फूड़ के कूड़ेदान में डालने जा रहे हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका कार्यक्रम में। संजीव तारनाच, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव तारनाच जी आप ही के साथ करूंगी। लगातार भारतीय जनता इस बात का आरोप लगा रही है कि आप सेना को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं, दो भागों में बांटना चाहते हैं। सेना तो सेना है, फिर इस तरह की आपत्ति लगातार आप अग्निवीर योजना को लेकर क्यों दर्ज करा रहे हैं? क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, क्या आपत्ति है आपकी? देखिए वक्ता जी, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी ने जो आपत्ति दर्ज कराई वो देश के जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई कि देश का युवा जिसको आप 4 साल के लिए अग्निवीर योजना के तहत आप जब उसको सेना के अंदर भर्ती करोगे तो वो वेपन चलाने की उसकी पूछ-पेवास पूरी की पूरी टेक्निक होगी और 4 साल बाद जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा। तो इस बात की चिंता जो है वो पूर्व सैनिकों ने इस बात की चिंता जताई है। आर्मी के, इंडियन आर्मी के बड़े से बड़े अफसरों ने इस बात के ऊपर चिंता जताई है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो अग्निवीर योजनाओं की कमियां हैं उससे सरकार को अवगत कराया है। सरकार को अवगत कराया है कि पहली, देश का अगर कोई भी सैनिक जो अग्निवीर योजना के तहत सेना के अंदर भर्ती होता है, अगर वो शहीद हो जाता, अगर वो ऑन द स्पॉट अगर वो डेथ हो जाती है, किसी जंग में शहीद हो जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो सरकार ने अभी तक इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि उसको शहीद कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा। यही तो देश का एक सैनिक, देश की एक माँ का बेटा अगर जाकर के सेना के अंदर भर्ती हो रहा है अगर अग्निवीर योजना के तहत, तो सरकार इस बात की क्लैरिफिकेशन दे कि उनको शहीदों का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यही आपत्ति आपकी संजीव तारनाच जी। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी आपत्तियां हैं कि देश के युवाओं के साथ बहुत सारी बातों के लेकर के धोखा किया गया। 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था और स्टेज पर खड़े होकर के भाषण दिया करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा हर साल। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि वो 2 करोड़ लोगों का रोजगार कहाँ गया? अग्निवीर पर बात कीजिए ना। नहीं, मैं अग्निवीर की बात कर रही हूँ। संजीव तारनाच जी ये बताइए, सिर्फ यही अग्निवीर की ही बात कर रहा हूं। आपने जो आपत्ति बताई, लेकिन राहुल गांधी इस बात को लगातार उठा रहे, कह रहे अगर हम सत्ता में आते हैं तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा इस तरह की स्कीम। देखिए, राहुल गांधी जी ने यही बात से देश के युवाओं को अवगत कराया कि देश का युवा जो सेना में जाने के लिए कितने दिनों तक की मेहनत करता है, सालों साल मेहनत करता है, फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग लेता है, मेडिकल टेस्ट के लिए अपने आप को तंदुरुस्त करता है। तो राहुल गांधी जी ने उन देश के युवाओं की आवाज उठाई है। ये आवाज जो है ये देश के युवाओं की आवाज है जो राहुल गांधी जी उठाना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी ने आपने दिमाग में अपनी मैनिफेस्टो नहीं, आपने दिमाग में शक भरने की, विभाजनकारी नीति पैदा करने की, फूट डालने की कोशिश की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की राजनीति तो बची नहीं है, तो इसी तरीके से भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती हुई आई है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास असल मुद्दों को लेकर के कोई भी ऐसी बात नहीं है जो वो ये कर सके और देश के लोगों को उनके ऊपर विश्वास दिला सके कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कुछ बेहतरी का काम करने वाली है। तो ये देश की जनता को तो ये विश्वास नहीं दिला सके, ना देश के युवाओं को ये विश्वास दिला सके। तो इसी तरीके की भ्रामक बातें करके देश की जनता को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती हुई आई है और आगे भी करती रहेगी। राकेश पोद्दार जी सहमत हैं इन बातों से? संजीव तारनाच जी जो कुछ कह रहे हैं। नहीं, सहमत तो देश की जनता ने 70 साल तक इनसे सहमत होती तो आज इन सत्ता में होते, सत्ता से इनको बाहर कर दिया गया है, जनता ने इनको निकाल दिया। आज भी दुर्भाग्य रहा कि राहुल गांधी जी सेना पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जिस राहुल गांधी की बात करना चाहता हूँ, ये
इनके ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अध्यादेश को फाड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया था। तो एक कहते सेनाओं पे जो आंच उठाने की बात करते हैं, सेनाओं पे जो बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं, वन नेशन की बात करते हैं, और उसमें 125 करोड़ रुपया लगभग देश के प्रधानमंत्री उस पर खर्च करते हैं। और इनको देखिए, मैं अग्निवीर की बात करता हूँ। अग्निवीर का कोई भी लड़का जब सेना में जाता है, 4 साल नौकरी करता है, रिटायरमेंट होने के बाद 24 लाख रुपया मिलता है, यानी 22 साल के बाद उसको 24 लाख रुपया मिलता है। हो सकता है कि अगर मान लो दूसरे नौकरियों में भी जा सकता है, अगर नहीं जाता तो 24 लाख रुपया मिलेगा, कम से कम वो आत्मनिर्भर तो बनेगा, अपना तो रोजगार खोल सकता है, अपना काम धंधा तो कर सकता है। वही चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अगर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, 1962 यही तो बात कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि अगर आपने किसी योजना को शुरू किया है, अग्निवीर योजना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने इसे शुरू किया है तो फिर इसमें वर्गीकरण क्यों किया गया? बात तो सही है, एक तरह से आप सेना में ही भर्ती कर रहे हैं, सेना में ही जवान रक्षा के लिए जा रहे हैं, और उसमें एक को आप शहीद का दर्जा देते हैं, एक को आप सारी सुविधाएं देते हैं, एक को आप कैंटीन मुहैया कराते हैं, एक को आप पेंशन भी देते हैं, और एक को आप कुछ भी नहीं देते। तो इस तरह का भेदभाव क्यों? किस तरह की नीति है? अगर इससे दिक्कत परेशानी है तो इसमें सुधार होना चाहिए, बात इतनी सी है। जी, मैं बता रहा हूँ, उसमें प्रावधान भी है। जो सेना से, जो 4 साल सेना से, अग्निवीर सेना से रिटायर करेंगे और निकलेंगे, तो उसमें 10% को रखा भी जाएगा, जो जिनके अच्छे तो कार्यकाल 10% को ही क्यों, बाकी के 90% क्या करेंगे, ये बताइए। देखिए, अगर मान लो सभी लोग अग्निवीर में ही चला जाएगा तो IAS IPS कौन बनेगा, रोजगार कौन करेगा, और बाकी सारी ये तो युवाओं पर छोड़ दीजिए ना, ये युवाओं का लुकआउट होगा कि वो किसमें जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। ये तो युवाओं के ऊपर छोड़ेंगे ना आप, ये आप तय नहीं करेंगे ना कि वो सिर्फ अग्निवीर योजना के अंदर आएंगे या कहां पर जाएंगे। आप अपनी नीतियों में कैसे सुधार करेंगे, ये बताइए ना। देखिए, मैं वही बात पे आना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि 4 साल नौकरी करने के बाद एक युवाओं के पास 24 लाख रुपया मिलता है, हो सकता है कि वो आत्मनिर्भर हो जाए, हो सकता है कि आप रेलवे में नौकरी कर ले, हो सकता है कि वो खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में नौकरी कर ले, कोयला मिनिस्ट्री में नौकरी कर ले, चाहे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी कर ले, या पुलिस की नौकरी कर ले, या दरोगा की नौकरी कर ले, या IAS या IPS बन सकते हैं। मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों की नौकरी में रखा भी जाएगा, तो युवाओं को तो मौका मिल रहा है। कम से कम 4 साल, ये भी साफ कर दीजिए, ये साफ कर दीजिए, 4 साल के बीच के अंदर अगर जवानों को कुछ हो जाता है तो फिर क्या जिम्मेदारी बनती है, उसके परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? किस तरह से आप उसे क्या आप उसको, जब आप शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, जब आप किसी तरह की सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो क्या 24 लाख रुपए के लिए आप क्या कहेंगे परिजनों से? इन 4 सालों के अंदर कोई अगर ऐसी घटना घटित हो जाती है, क्या जवाब देंगे आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ शहीद का दर्जा तो मिल रहा है। कौन कह रहा है शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है? कह रहे हैं आपके विपक्षी दल कह रहे हैं किसी तरह का कोई आपने दिया नहीं। आर्मी को देने का काम करते हैं। सुन लीजिए, एक यही जो है सेना को, जिनके घर में हरियाणा में जाके भिवानी में 500 रुपया देने का काम करती कांग्रेस सरकार 1962 में लगातार, वो हमें समझा रहे शहीद का दर्जा तो हम लोग दे ही रहे हैं, उनको मान और सम्मान के साथ दे रहे हैं, सारे काम उनके साथ हम लोग कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हम तो कहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, मुद्रा योजना देने के बाद लोन देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हम तो विकास की ही बात करते हैं। मान ले 22 साल का लड़का के पास 24 लाख रुपया हो जाए, वो थोड़ा रुपया होता है, वो तो आत्मनिर्भर भी हो सकता है और सरकारी नौकरी में भी जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? 22 साल के बाद कौन सा उम्र खत्म हो गया, बेरोजगार हो गया, 22 साल के बाद तो लोगों को तो रोजगार मिलता है, नौकरी में जाने का मौका मिलता है। तो हम तो वही बात कर रहे हैं। ये लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। क्या राहुल गांधी की बात इस देश में कर रहे हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश फाड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे, चीन की बात करते थे, राहुल गांधी जी चीन की बात करते थे, पाकिस्तान की बात करते थे। ऐसे लोग इस देश के अंदर पनप रहे हैं। हम लोग तो रोजगार के साथ विकास की बात करते हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की घर की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, स्वच्छ भारत बनाने की बात करते हैं, उनको राशन पहुंचाने की बात करते हैं, उसकी बिजली की बात करते हैं। पहुंच पाया? बातें तो बहुत होती हैं, धरातल पर उतर पाए? आपको लगता है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक ये सारी चीजें पहुंच पाई हैं, या सिर्फ वादे और दावे ही रह गए? सर
नहीं वक्ता जी, वादे और दावे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ढाकल उतारने का काम करता है। आज देश के अंदर 60 लाख लाभार्थी हैं। हम लोग 84 करोड़ लोगों का राशन दिया है, तो उसमें 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं काट बोल रहा, नीति आयोग का रिपोर्ट वो काट बोल रहा है। आपने रोजगार की बात कर, हमने लोगों को रोजगार भी दिया, हम लोगों ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। आपको पर्यावरण के तहत हम लोगों ने होटल में एसोसिएशन के तहत से संजीव कारनाथ जी तमाम बातें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। इसके बावजूद आप भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं फिर? क्या सिर्फ एक अब यही हथियार बचा आपके पास? पार्टी ने पिछले 10 सालों के, वक्ता जी मैं अपना आपकी बातों का जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर देश को भ्रमित करने का कार्य किया। उसके अलावा एक भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा, अभी अगर आप देखेंगे तो राकेश पोद्दार जी ने इस बात की खुद ही एडमिट करा कि जी हमने 2 कैटेगरी बनाई है सेना के अंदर, एक जो अग्निवीर योजना के तहत होगी और जो उससे पहले ही चलती हुई आ रही है। तो सेना को विभाजन करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अग्निवीर योजना कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। और अभी ये बात क्लेम करते हैं देश को बांटने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। क्यों अब तक जनगणना नहीं कराई गई? 2021 के अंदर जो 22 के अंदर जनगणना होनी थी वो अब तक क्यों परिसीमन सीमा का तहत जो टाइम था वो 2027 रखा गया? क्यों नहीं कराई गई? तो भारतीय जनता पार्टी देश के असल आंकड़ों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती है। एक तरफ ये कहते हैं हम पूरे के पूरे वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आपको 50 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को अगर आपको डेली बेस पे राशन देना पड़ता है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। तो दोगलेपन की बातें जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। देश के युवाओं को, महिलाओं को, देश के किसानों को धोखा देने का जो काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। अग्निवीर योजना को अब मुद्दा बना रही है, चुनावी मुद्दा बना रही है। चुनावी मुद्दा कहें अग्निवीर को कांग्रेस पार्टी का। देखिए पहली चीज, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। जिस समय अग्निवीर योजना आई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसी समय स्टैंड लेकर के इस योजना के बाद बहिष्कार किया था। तो और इस योजना की जो कमियां हैं, जो युवाओं को फेस करनी पड़ेंगी, उस योजनाओं के बारे में युवाओं को अवगत कराया था। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। इस चुनावी मुद्दा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता करते हैं। में दोनों ही पार्टियों को अच्छी तरह से समझा दिया, अच्छी तरह से दिशा निर्देश जारी कर दिया, नोट भी आपके घर पर पहुंचा दिया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आप न करें, सेना को बीच में लाकर आप किसी तरह की बयानबाजी न करें, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा से जुड़ी हुई किसी तरह की टिप्पणी आप न करें। आप मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग से भी आप ऊपर हैं, संविधान से भी आप ऊपर हैं, लोकतंत्र से भी ऊपर है। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वक्ता जी, मैं भी दोनों की बात करता हूँ। देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगने का काम भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने सेना के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया। संजीव जी, तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, सेना के नाम पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी जी वो काम करते हैं। आपको साफ कर दिया कि आप इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, धर्म, जाति, समुदाय, भाषा से जुड़े लोगों के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर आप अपनी रैलियों में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं सर? क्या मुद्दे खत्म हो गए आपके पास, या कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि आपके पास किसी मुद्दे पर बात करने की हिम्मत नहीं है? आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो हरियाणा के अंदर जो रैली हुई थी थोड़े समय पहले, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने ही 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो मैं ये चीजें पहले ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सेना के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट मांगने का काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने सेना के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगने का काम नहीं किया। तो ये मैं पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ और अभी भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या है सरकार में आने के बाद? देखिए, अच्छे काम करना है, नहीं सुनिए, सवाल सुनिए पहले, अच्छे काम करना है या फिर पुरानी सरकार को नीचा दिखाकर उसके किए गए कामों को बंद करना है? अगर हर सरकार इस तरह से करेगी तो फिर तो जनता तो मूकदर्शक बन के बैठी रहेगी। वक्ता जी, ये सवाल मेरे हिसाब से आपको भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए। नहीं, कह तो आप रही है ना, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनिए ना,
अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री को आप मोदी जी को कूड़ेदान में पिछले डालेंगे? प्रधानमंत्रियों को 370 आप बातों के दोबारा लिए से जिम्मेदार लगवाएंगे? नहीं ठहराना चाहिए, उनको अपने कार्य करना चाहिए। सवाल नहीं सुन रहे आप, संजीव जी। आप कुछ कह रहे थे वक्ता जी। मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही तो इस बात को दोहरा रही है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे, 370 धारा जो हटाई है हम उसे दोबारा से लगाएंगे। तो ये कहाँ की जिम्मेदारी बनती है कि जो काम हो चुके हैं उनको आप सुधारने की बजाय उन्हें दोबारा वही रिपीट करेंगे? सर, ये समझ से बाहर है ना। देखिए, आपने अभी एक बात कही सुधारने की, तो अगर इस सरकार ने अगर कोई भी गलत फैसले लिए हैं तो जो भी अगली सरकार आएगी उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो पुरानी सरकार के गलत फैसले हैं उनको चेंज करे या उनमें सुधार लाए। तो जो बात आपने कही उन बातों का ही जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अगर कहा कि अग्निवीर योजना जो है हम उसको हटाएंगे, तो क्योंकि अग्निवीर योजनाओं के अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो देश के युवाओं को बांटने का काम करती है। 22 साल की उम्र में एक युवा जो है अगर वो शहीद हो जाता है बॉर्डर पे तो उसको क्या लाभ मिलेंगे? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, सिर्फ घुमा करके ले गए दीजिए कि ये करेंगे, वो IAS IPS बनेंगे। अरे वो देश के युवाओं की मर्जी है कि राकेश पोद्दार जी वो IPS बनना चाहे, IAS बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, वकील बनना चाहे या कुछ भी बनना चाहे, वो देश के युवाओं की मर्जी है। अगर देश के युवा का मन करेगा तो वो भारतीय सेना के अंदर शामिल होगा और देश के सेना के साथ मिलकर के भारत देश की रक्षा करेगा। जवाब दीजिए पोद्दार जी। देखिए वक्ता जी, हमेशा इन लोग चाहते हैं कि सेना की शहीद हो जाए, नकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, नकारात्मक बात करना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि सेना की उम्र ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा शहीद हो जाएंगे तो उसको क्या मिलेंगे ये नहीं कहते। उनके परिवार को आगे बढ़ाना है, उनके परिवार को उन्नति में ले जाना है, उनके परिवार को शिक्षा देना है। एक मर जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, यही सवाल इनके हैं। इनको नकारात्मक राजनीति देश के अंदर करना है। 60 वर्ष से इन लोगों ने क्या किया? 1931 में जाति जनगणना हुई थी, क्यों नहीं इन्होंने करवाया 60 सालों में? आज भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, किसान को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, गरीब को आगे बढ़ाना है, उसकी चिंता करते हैं और राशन की बात करते हैं। अरे बड़ा शर्म आता है। आपकी सरकार राशन जो हमारे जो गोदामों में पड़े होते थे औने और पौने भाव में 1 रुपया में बिचौलिया का देने का काम करते थे, लेकिन हमारी सरकार उस राशन को जनता के बीच में देने का काम करता है। GST और के माध्यम से लोग पैसा जमा करते हैं, अपना टैक्स देते हैं। अगर हम उस जनता को देते हैं तो इसमें क्या इनको तकलीफ है? जनता गरीबी रेखा से बाहर आते हैं, ये बातें करते हैं। इनसे आपने पूछा आपका रोड मैप क्या है, इनका एक भी रोड मैप आपने नहीं सुना, इनका संकल्प नहीं सुना, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। खाली राहुल गांधी तो कह रहे हैं आपने जो गलत फैसले लिए हैं आपकी सरकार में गलत फैसलों को वो सुधारेंगे, हटाएंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, बता तो रहे हैं। 370 क्या गलत फैसला था? बड़ा दुर्भाग्य लगता है। 370 क्या गलत फैसला था? तिरंगा वहां फहरती थी लाल चौक पे, क्या इनको तकलीफ आता था? हिंदू भाई बहनों को निकाल के बाद 1990 में बाहर फेंका गया, इनको तकलीफ लगता है? इनको चाहिए मौलाना, इनको चाहिए आकू मेनन जैसे लोग, अफजल गुरु जैसे लोग। बड़ा शर्म लगता है किसी भी चैनल पर बोलने के लिए। ऐसे अग्निवीर के बारे में कहिए ना सर, अग्निवीर पर बताइए ना। लाल चौक पर लाल चौक पर तिरंगा फेरता है। एक संविधान, एक विधान लेकर हम लोग चलना चाहते हैं। एक कहते हैं 370 खत्म कर देना चाहते हैं। अरे खून की नदियां बह जाएगी भाई साहब। 370 जब तक भारतीय जनता लोगों पार्टी के पास क्या कोई मुद्दे बचे नहीं हैं कि जिन मुद्दों पर बात किए जाए? जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में आप बात करें, जनता को क्या तकलीफ है उसके बारे में बात करें, जनता क्या चाहती है, क्या बेहतर आप कर सकते हैं उसके बारे में बात करें। आपकी रैलियों में एक बार भी इस तरह का जिक्र होता नहीं दिखता है कि आप जनता के लिए ये करने वाले हैं। या तो इसने ये छीन लिया, वो आया तो आरक्षण दे दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसे भ्रमित करने वाले आप लोग टिप्पणियां क्यों करते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? वक्ता जी, मैं 1 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मैं सारे सवालों का जवाब देता हूं। बड़ा दुर्भाग्य रहा आज का डिबेट। मैं तो कहता हूं कि 70 वर्ष के बुजुर्गों का स्वास्थ्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार करेगी। हम तो कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है स्लीपर कोच होगा, चेयर कार होगा और मेट्रो की हम चिंता करते हैं। हमारा संकल्प है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, पूर्वी भारत को हम जोड़ने की बात करते हैं। एक बुलेट ट्रेन, इनकी दयानिधि माधवन क्या कहते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने की बात करते हैं। हम तो जोड़ने की बात करते हैं। हम तो 3 राज्यों में पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाने का काम करते हैं 3 करोड़ घरों में। हम तो राष्ट्रीय साक्षरता
नीति डेयरी और साक्षरता को जोड़ने की बात करते हैं, मुफ्त राशन फिर से हम चालू रखने की बात करते हैं, मुद्रा योजना जो युवाओं एहसान को लाभ करते हैं मिलता सर, क्या था, आप मुफ्त लगता अगर है- राशन जनता को दे देंगे? एहसान है, आप मैंने सरकार में कहा- है, आपका फर्ज दायित्व मुफ्त- बनता है। बख्ता जी थोड़ा बोल लेने दीजिए। हाँ। मैंने तो पहले कहा आप जो पैसा टैक्स देते हैं उस पैसे से हम आपके घर पहुंचाने का काम करते हैं। मैंने अपने शब्दों में पहले ही बोल दिया बख्ता जी। और सुनिए, मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपया पहले दिया जाता था, अब 20 लाख रुपया देने की हम बात करते हैं। ठीक है। इनसे पूछिए, एक कहते बिजली का बिल मैं 200 यूनिट लूंगा, मैं कहता बिजली का बिल नहीं लूंगा, बिजली का मुफ्त होगा। ठीक है, और चलिए, हमारे वक्त की जो लोग कमी हैं, है, वक्त की कमी है। संजीव तारना जी, 10 सेकंड के अंदर आप अपना भी वक्तव्य रख दीजिए, जिससे कि मैं अंतिम पड़ाव में हूँ। मैं राकेश पोद्दार जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। राकेश पोद्दार जी ने कहा कि हमने आप टैंकर को बताइए आपका क्या विजन है? नहीं, ठीक है, राकेश पोद्दार जी जब बात कर रहे थे तो मैंने आपकी बातों के बीच में आपको टोका गया। आपके पास ना तो मुद्दा है ना ही बातें हैं करने के लिए, तो आप बस टोकने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के पास किसी भी बातों का जवाब होता है क्या? किसी भी डाटा को लेकर के आप बात करते हैं कभी? सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्रवक्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो आप टोकना शुरू कर देते हैं। पोद्दार जी, आपने मैंने अभी पूरी कहा, डिबेट वक्त के की अंदर कमी एक है, भी मुद्दे रुकिए की सर। बात नहीं करी। जब जल्दी आपके से, पास मुद्दे जल्दी नहीं है तो आप आकर ठीक के है दूसरे संजीव प्रवक्ताओं तारना को जी, टोकने का काम शुरू कर जल्दी देते से हैं। सर, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बात को पूरा कर दीजिए, वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, राकेश पोद्दार जी ने जो बात करी कि कश्मीरी पंडितों को दोस्तों, जब आपने धारा 370 हटाई तो कितने कश्मीरी पंडितों को आपने दोबारा से वहां पर बसाने का काम किया? तो आप बताइए ना। तो देश के युवाओं को या देश की जनता को भ्रमित करने का कार्य मत कीजिए। देश की जनता आपके दोहरे मापदंडों को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को देश की जनता ठीक। सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करने वाली ये है। देखना तो आप दिलचस्प देखिएगा होगा। कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से बाहर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष पे पक्ष मत नहीं। नमस्कार।